देश की आजादी के साथ ही हो गया था। आज गोदी मीडिया का इतिहास भी आप जान लीजिए। आजादी के बाद देश में पहली सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, सेक्युलर दिखने के नाम पर उन नेताओं को भी अपने साथ ले लिया था जो आजादी से पहले पाकिस्तान के पक्षधर हुआ करते थे, जिनकी वजह से अलग पाकिस्तान बना था, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान को बनाया था। उन्हें भी अपने साथ ले लिया क्योंकि उन्हें सेक्युलर दिखने का शौक था। इससे देश को बांटने वाले लोग जो थे वो तो सेक्युलर हो गए और अखंड भारत का समर्थन करने वाले लोगों को सांप्रदायिक कहा जाने लगा। सच यह है कि मीडिया के इस हिस्से का पोषण उस समय की सरकारों की गोदी में ही हुआ। पत्रकारों को उन देशों के दौरे पर भेजा जाने लगा जहां वामपंथी सरकारें थीं, और यह तथ्य है कि पूरी दुनिया में वामपंथी सरकारें अपने खिलाफ मीडिया में एक शब्द सुनना पसंद नहीं करती। इसी दौरान मीडिया में एक और वर्ग का जन्म हुआ। यह वर्ग वामपंथी देशों के नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों के इशारों पर काम करता था, और इसके लिए अमेरिका ने अपनी CIA जैसी खुफिया एजेंसियों का खूब इस्तेमाल किया। वहां से पैसा पहुंचाया जाता था। अमेरिकी और वामपंथी दोनों ही विचारधाराएं भारत के सनातन दर्शन और विचारों से नफरत करती थी, और हमारे देश का ओरिजिनल गोदी मीडिया इस नफरत को अखबारों के जरिए हर रोज आपके घर तक पहुंचाता था। वामपंथी विचारधारा पत्रकारिता पर पूरी तरह हावी थी, और वो भी तब जब वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय वामपंथी भारत का नहीं बल्कि चीन का साथ दे रहे थे। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, वामपंथी तब चीन के साथ थे। ये वो वामपंथी थे जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे। जब 1962 का युद्ध हुआ तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं है बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। और यह सब तब हो रहा था जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। उस समय पूरा देश हमलावर चीन को खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी ये मानने को तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया है। उनका मानना था कि उग्र रवैया भारत का था और हमलावर भारत है, चीन नहीं। जब पूरा देश अपनी सेना के जवानों के लिए खून दे रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका विरोध कर रही थी। सेना के जवानों को खून देने को CPI पार्टी विरोधी गतिविधि उस समय मानती थी। यहां तक कि कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के नेताओं को तब जेल में डालना पड़ा था, और इसी बीच CPI टूट गई और CPIM का गठन हुआ। यह भारत के कम्युनिस्टों की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी हिचक नहीं हुई। हालांकि 1959 में भारत में टेलीविजन आ गया था और 1965 में दूरदर्शन के माध्यम से टीवी पर खबरें दिखाई जाती थीं, लेकिन तब दूरदर्शन पूरी तरह सरकार का चैनल था। 1990 तक टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों पर सरकार का 100% नियंत्रण था, और ज्यादातर अखबार स्वतंत्र होते हुए भी सरकार के यानी कांग्रेस के पक्ष में ही खबरें छापते थे। यहां तक कि इमरजेंसी के दौरान भी बड़ी संख्या में अखबारों के संपादकों ने इंदिरा गांधी के फैसले का समर्थन किया था। तब अखबार सरकार की नीतियों पर सीधा प्रहार तो करते ही नहीं थे, और जो अखबार करते भी थे उन्हें वामपंथियों या अमेरिका की गोद में बैठा पत्रकार बता दिया जाता था। लेकिन 1990 के दशक में देश में प्राइवेट न्यूज चैनल्स की शुरुआत हुई, और जी न्यूज देश का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल था, और इसी के साथ मीडिया पर सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। दूरदर्शन चाहे जो भी दिखाए, लेकिन जी न्यूज आपको हमेशा सच दिखाने लगा, और आज देश में 400 से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स मौजूद हैं। अब कोई खबर रुक नहीं सकती, अब कोई खबर दब नहीं सकती, और इससे पहले जो एक ही नैरेटिव चलता आ रहा था, अब 2 नैरेटिव आ रहे हैं। इनमें से भी ज्यादातर मीडिया उद्योगपतियों की जेब में चला गया, जबकि भारत के कई अखबार तो पहले से ही व्यापारिक घरानों के नियंत्रण में थे। असली गोदी मीडिया कैसे आजादी के बाद से ही सक्रिय हो गया था, उसका एक उदाहरण आज आपको देखना चाहिए। आज बहुत दिलचस्प उदाहरण आपके लिए हम लेकर आए हैं। 27 सितंबर 1951 को हमारे देश के संविधान निर्माता और हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने अपना इस्तीफा संसद में पढ़कर सुनाने का फैसला किया,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब उनके इस्तीफे की खबर अखबारों में छपे अगले दिन तो उसके कारणों को अखबार अपने ढंग से परिभाषित करें, अपने ढंग से उसका विश्लेषण करें। उनका कहना था कि अगर कोई मंत्री बिना अपना वक्तव्य दिए अपना पद छोड़ देता है तो उससे लोगों को लगता है कि जरूर इस मंत्री ने कुछ गलत काम किया होगा। अब मैं आपको B.R. अम्बेडकर का वो भाषण का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, वी हैव आवर न्यूज़पेपर्स, दे हैव देयर एज ओल्ड बायस इन फेवर ऑफ सम एंड अगेंस्ट अदर्स, देयर जजमेंट्स आर सेल्डम बेस्ड ऑन मेरिट्स। देखिए यहां भी वो लिख रहे हैं अखबारों के बारे में, देयर जजमेंट्स आर सेल्डम बेस्ड ऑन मेरिट्स, व्हेनेवर दे फाइंड एन एम्प्टी स्पेस they are prone to fill the vacuum by supplying grounds for resignation which are not the real grounds but which put those whom they favor in a better light and those not in their favor in a bad light. यानी it is for these reasons that I decided to make a statement before going out. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उस समय के मीडिया पर भरोसा नहीं था। आप गौर करेंगे तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। अंबेडकर कहते हैं कि उन्हें अखबारों में जो विश्लेषण छपेगा अगले दिन वो मेरिट्स के आधार पर नहीं होगा, वो इस बात के आधार पर होगा कि ये जो मीडिया है ये किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है। और तब भी उन्हें इस बात की आशंका थी डॉक्टर अंबेडकर को कि देश का मीडिया सरकार का साथ देगा, यानी नेहरू का साथ देगा, नेहरू की सरकार का साथ देगा। क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, देश का मीडिया उनका साथ नहीं देगा और उनकी जरूर बदनामी करेगा। यह डर था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और यह बात आज की नहीं है, यह बात 2020 की नहीं है, यह बात है 1951 की। यानी यह सब 1951 से ही चल रहा है, 1950 से, 1947 से चल रहा है। आजादी के बाद 70 वर्षों तक गोदी मीडिया के इस इकोसिस्टम ने आखिर काम किया कैसे? इसे समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए, खास तौर पर आपके लिए बनाकर लाए हैं आज। गोदी विचारधारा का इकोसिस्टम 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ है दरबारी इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास को इस तरह आपके सामने पेश किया ताकि यह देश कभी एक हो ही ना पाए। दूसरा स्तंभ है स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का, टेक्स्ट बुक्स का। इनके जरिए भी देश की पीढ़ियों के मन में दरबारी राजनीति को पसंद आने वाले विचार अंकुरित किए गए और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस पर विश्वास करते चले गए। तीसरा स्तंभ दरबारी और डिजाइनर पत्रकारों का है, जिन्होंने देश को खतरा पहुंचाने वाली विचारधारा के लिए अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया। और आखिर में आते हैं वो बुद्धिजीवी जो देश को बार बार ये कहकर डराते रहे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और लोगों की आजादी छीन ली जाएगी। यह है गोदी मीडिया का इकोसिस्टम जो 50 साल से चल रहा है। और अब यही ओरिजिनल गोदी मीडिया अब आजकल परेशान है। लेकिन जब देश की मीडिया के एक हिस्से ने इस इकोसिस्टम को धक्के मारने शुरू कर दिए, इस इकोसिस्टम को, इस व्यवस्था को रोज चोट पहुंचने लगी, तो इन लोगों को परेशानी होने लगी। और आज ये परेशानी और खींच जी न्यूज के विरोध और बहिष्कार तक पहुंच गई है। आप सोचिएगा, हर बार जी न्यूज का बहिष्कार, हर बार जी न्यूज पर नए नए FIR, हर बार जी न्यूज की नई नई शिकायतें, हर बार जी न्यूज पर नए नए मुकदमे और जी न्यूज के रोकने के लिए हर बार उनके पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार। आज मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पत्रकारों की बहादुरी पर हमें फक्र है, आपको भी होना चाहिए, जो इस तरह के माहौल में भी हर रोज बाहर निकलकर इन लोगों के बीच आप तक खबरें ला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच उनके साथ है। ये बात आप सबको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि देश भर को आजकल अलग अलग तरीके की बातें बताकर बहकाया जा रहा है। इसलिए आपके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। हम ये मानते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, अंतिम जिम्मेदारी हमारे दर्शकों के प्रति है, हमारे देश के लोगों के प्रति है। आप